अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये हिस्ट्री का चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया था। पार्ट 1 हो चुका है। दिस इज़ आर पार्ट 2, दैट इज़ 8.1 सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 टू 1945 सी। लास्ट टाइम हमने देखा कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वॉर था, पहली जो जंग हुई जिसमें, और दूसरी जंग तो उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव थी, मतलब ज़्यादा ख़तरनाक थी ऐसा बोल सकते हैं। जिसमें दोनों का अगर कंपैरिजन किया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया गया, बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया गया। उसमें जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ है कि जिसमें पता चलता है कि किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हम देखेंगे कॉजेस, ये क्यों हुआ। जहाँ पे राष्ट्र संघ बन रहा था, जैसा यूनियन लीग ऑफ नेशंस बन रहा था। हर एक राष्ट्र जो स्टेट एक साथ आके मिल के काम कर रहे थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने वही देखा कि ये लोग आपस में भी लड़ रहे थे, यहाँ पे भी आपस में ही लड़ रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तौर पे लड़ रहे थे। इसमें इनको कहीं ना कहीं ये ख़त्म नहीं हो रहा था, इसलिए हिटलर जो था, हिटलर ने इसमें नाज़ीज़म शुरू किया। नाज़ीज़म क्या है वो हम देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि जिसमें हिटलर ने अपनी खुद की हुकूमत शुरू की, जिसमें वो कोई भी चीज़ों को नहीं मानता था। आपने अगर कभी हिटलर के बारे में या उसकी कहानी या उसका कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह देखे होंगे, या आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि किस तरीके से हिटलर ने अपना पूरा टाइम किस तरीके से लोगों को सताया, किस तरीके से अपना होल्ड था, किस तरीके से उन्होंने सब चीज़ें अपने अंडर में ली। ये सब चीज़ें हिटलर ने किया था। जैसे कि वहाँ पे वॉइस राय रहता था, उसके तहत जर्मनी ने बहुत सारी सब चीज़ें करके जर्मनी ने अपने बहुत सारे जिसको बोलेंगे अपना एक बहुत ज़्यादा दबाव डाल के अपना पावर यूज़ करके उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ग्रैब की थी। उसमें हिटलर ने ये चीज़ें मिलिट्री पावर से ले लिए, फिर बहुत सारे लोगों का इस्तेमाल किया। बहुत सारा सोल्जर था, उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा उसके पास आर्मी अवेलेबल थी। उसकी वजह से ये सब चीज़ें कर सका। अब इसमें ये लेसन में ये टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कौन से स्टेट अपने अंडर में किए वही है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बताने के लिए सिर्फ फैसिज्म है और नाज़ीज़म है, जो मैं बता दूंगी आपको कि ये क्या होता है, उसको किसको कहते हैं। दोनों में का मीनिंग सिमिलर है, ज़्यादा कुछ चेंजेस उसमें नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो लोग कम्युनिस्ट थे, एक साथ रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो हिटलर है वो ये चीज़ें नहीं करने दे रहा था। सोवियत रशिया में उन्होंने जो नया कम्युनिस्ट लोग स्टार्ट हुए थे, उसमें इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस जो ये दो जो देश थे वो आपस में बहुत परेशान हो चुके थे। सोवियत रशिया का जर्मनी ये बहुत बड़ा दुश्मन था। सोवियत रशिया बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, इसलिए जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस को थोड़ा इग्नोर कर रहा था, और उनके ऊपर उनको एक अपना अंडर में उसको लेना था, वहाँ पे भी वॉर करना था, लेकिन वो उसको निगलेक्ट कर रहा था। फिर हिटलर ने 1939 में पोलैंड पे हमला किया। पोलैंड पे उसने पोलैंड को ग्रैब कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। वैसा अगर देखा जाए तो पोलैंड किसके भी बीच में नहीं था। पोलैंड एक न्यूट्रल कंट्री थी जो किसी के बीच में नहीं बात करती थी, वो अपनी जगह पे सही थी, उसने किसी को कुछ डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन फिर भी हिटलर ने पोलैंड को अपने अंडर में ले लिया, उसको ग्रैब कर लिया, और इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में फिर से एक बार वॉर शुरू हुआ। फिर जर्मनी क्या कर रहा था, यूरोप के छोटे छोटे हिस्से वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था। छोटी छोटी ज़मीनें, ग्रेजुअली उसका वो चीज़ चालू थी। ये लैंड हल्ला कर, वहाँ पे जा, वहाँ पे वॉर कर, थोड़ा सा सोल्जर को भेज के वहाँ पे वो ज़मीनें हड़प कर लेना।
फिर डेनमार्क को भी जर्मनी ने अपने अंडर में ले लिया था। नॉर्वे के सामने भी जर्मनी ने अपना वाइट झंडा फैला दिया था कि ये हमारे अंडर में है। वहाँ जाके मतलब यहाँ पे पावर का ज़्यादा यूज़ किया गया और लोगों को सताने का जो हिटलर का जो काम था वो चालू था। उन्होंने पेरिस पे भी हमला किया। फ्रांस में भी जो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ का जो उनकी बाउंड्रीज़ वगैरह या उनके अंडर में जो भी चीज़ें थी वो तोड़ फोड़ करके उन्होंने जर्मनी ने पेरिस के ऊपर भी अपना हमला किया। उसके बाद उन्होंने फ्रांस भी जीत लिया। जर्मनी ने 1940 में इंग्लैंड पे भी वॉर करके इंग्लैंड को भी अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया। और डंकर्क ये जो था वो ब्रिटिश लोगों का, ब्रिटिशों के ऊपर भी उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया सोल्जर्स को लेके। लेकिन इंग्लैंड ने एक चीज़ बहुत अच्छे से की कि 1940 में मई के महीने में डंकर से उन्होंने अपना जो 2.5 लाख सोल्जर्स था वो वहाँ से उन्होंने हटा दिया था। तो इस वजह से सोल्जर्स उनके मारे नहीं गए। और ये दुनिया के हिस्ट्री में ये बहुत बड़ी एक बोलेंगे ना मोमेंट था कि उन्होंने वहाँ से अपना 2.5 लाख सोल्जर वहाँ से हटा देना। बोले तो ये छुपके से कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो ये डंकर ने करके बताया था वो ज़माने में, क्योंकि जर्मन बहुत ज़्यादा हावी हो गया था उनके ऊपर। फिर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो नोविल चेम्बरलेन जो थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और विंस्टन चर्चिल जो है वहाँ के प्रधानमंत्री पद पे आ गए। अब ये सब चीज़ें हुई, मतलब इसने ख़ास इसमें ऐसा कुछ क्यों हुआ क्या हुआ स्टोरीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है। बहुत इजी है कि जर्मनी ने कौन से स्टेट पे हमला किया और कौन से स्टेट को अपने अंडर में किया, यही आप लोगों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखना है। समझ में आ रहा है? ज़्यादा उसका टेंशन लेना नहीं है। और एक चीज़ आपको सिर्फ अगर जो डेट वाइज कोई चीज़ पूछा जाए, जैसा कि पोलैंड पे हमला कब हुआ था, तो 1939 में पोलैंड पे हमला हुआ था, जैसे कि आपको यहाँ पे बता दिया गया है। देखो यहाँ पे आप हमेशा जब पढ़ते हो या नोट्स वगैरह रखते हो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि पोलैंड पे किस तरीके से हमला हुआ, कब हुआ, ये सब चीज़ें आपको इसमें अगर बता दिए। जैसे कि ये देखो यहाँ पे है ना। फिर उसके बाद में है 1939 पे हिटलर वॉन द स्टूडेंट प्रोविंस इज द चेकोस्लोवाकिया भी उसने अपने अंडर में किया। फिर इन 1939 ही अटैक पोलैंड के ऊपर भी उसने अटैक किया। देखिए ये सब चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो। इसमें अगर देखे आपने तो आप लोग समझ जाओगे कि किस तरीके से ये चीज़ें आपको करना है। ये अंडरलाइन करो। फिर उसके बाद और एक चीज़ आप देख सकते हो, जो भी आपको सब चीज़ें बता दी गई है उसको आपको हाईलाइट करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप आपके चीज़ें अपने तरीके से उसको ध्यान में रखिए। मैं आइडियाज़ भी बता रही हूँ। अब देखो और एक ही चीज़ यहाँ पे बता दिए उन्होंने कि मई 1940 में जर्मनी ने क्या किया, अपना जो पूरा प्लेटून्स जो था ब्रिटिशों का वो क्या किया, डनकीर्क ने वहाँ से हला दिया, मूवमेंट कर दिया था। तो कितने लोग थे उसमें 2.5 लाख जो उनकी वो थी वो सब मूव कर दिए उन्होंने सोल्जर वहाँ से, और वो सक्सेसफुली वहाँ से बाहर निकल सके। तो ये चीज़ें आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। 1939 में भी हिटलर ने वायलेंट कर दिया नॉन अग्रेशन पैक्ट। वो तो नेक्स्ट टॉपिक में है। उसको पहले बताने से पहले मैं आपको बता देना चाह रही कि फैसिज्म क्या होता है, व्हाट इज़ फैसिज्म। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है लेकिन इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फैसिज्म क्या होता है? इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच डज नॉट बिलीव इन द डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी। मतलब एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं मानी जाती, लिबरलाइजेशन नहीं माना जाता, इंडिविजुअल फ्रीडम रहता, हम हमारी बात रख सकते, लोकशाही है या हम हमारा फ्रीडम से रह सकते। ये चीज़ें जहाँ पे नहीं मानी जाती उसको फैसिज्म किया जाता है, उसे फैसिज्म बोला जाता है। फैसिज्म ये वर्ड जो है, फैसिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फैसिज्म, फैसिस
फैसिस वर्ड से ये वर्ड आया है, फैसिज्म। ये शब्द फैसिस के लैटिन वर्ड से आया है। फैसिस ये लैटिन वर्ड है और उससे फैसिज्म बना। तो और पहले महायुद्ध जो हुआ था उसमें बेनिटो और मुसोलिनी, इन्होंने इटली में, ये नेता थे, उनके लीडर थे। 1922 में इन्होंने एक मूवमेंट तैयार की थी और उसका नाम फैसिज्म ऐसा रखा था। उसका नाम क्या रखा था उन्होंने? फैसिज्म रखा था। फैसिज्म इसलिए क्योंकि वहाँ पे कोई भी लोगों की बात नहीं मानी जाती थी। मतलब एक आप बात को सोच लो कि जो राज्य में, जो सरकार में, जो देश में कोई भी सरकार के लोगों की या जनता की बात नहीं मानी जाती है, जनता की बातों को झुठला दिया जाता है, उनको फ्रीडम नहीं दिया जाता या उनकी कोई भी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनके ऊपर सिर्फ पावर डाल के या उनको कोई चीज़ से बताई जाती है, उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है, तो वैसी चीज़ों को फैसिज्म कहा जाता है। तो ये आप फैसिज्म याद रख सकते हैं। मराठी में उसको फैसिस्टवाद कहा जाता है और फैसिज्म उसको उर्दू में भी फैसिज्म है और आपको इंग्लिश में भी फैसिज्म के बारे में लिखना है। फैसिज्म ये ऐसी प्रक्रिया है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी के विरोध में काम किया जाता है, लोगों की फ्रीडम के विरोध में काम किया जाता, और कम्युनिस्ट के जो लोग हैं उनके विरोध में काम किया जाता, जो लोग एक साथ कुछ लीडर बन रहे या एक साथ अपनी सत्ता बना रहे हैं उनके विरोध में काम किया जाता है। और यहाँ पे सिर्फ वॉर करके, मारामारी करके या कोई भी चीज़ को निगलेक्ट करके या कोई भी लोगों की बात नहीं मानते हुए ये चीज़ें की जाती है। फैसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे सिर्फ वायलेंस होता है, सिर्फ वायलेंस होता है और सिर्फ वायलेंस किया जाता है। अब इसका आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ हो रही है। आप खुद सोचो कि ये चीज़ें जहाँ जहाँ होती है उसको फैसिज्म कहा जाता है, कि जहाँ पे लोगों के फ्रीडम का भी, फ्रीडम को माना नहीं जाता है, लोगों का फ्रीडम ख़त्म कर दिया जाता है, लोगों की कम्युनिस्ट अगर कोई है तो वो चीज़ें उनसे हटा दी जाती है। वहाँ पे लोगों का अपना फ्रीडम हटा दिया जाता है, उनको कहीं ना कहीं एक पावर लिया जाता है या उनका पावर छीन लिया जाता है। मतलब लोगों को अपनी बातें नहीं रख सकते, अपनी बातें वो नहीं कर सकते, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन जो देश में सिर्फ सरकार की ही बातें सुनना है और अपनी बातें नहीं सुनी जाती है तो वहाँ पे उसको फैसिज्म कहा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद है नाज़ियम। नाज़ियम में जिसको नाज़ीवाद कहा जाता है, ये फैसिज्म का ही एक दूसरा वे है, उसकी जैसा ही स्लाइटली थोड़ा सा चेंजेस है, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि नाज़िज़म में जो रेस होता है, जो वंश होता है, ख़ानदान जो होता है, वो ख़ानदान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और हिटलर ने जर्मनी में ज्यूज़ जो थे, ज्यूज़ लोगों को मार दिया था, उनकी हत्या कर दी थी। और नाज़ीवाद और फैसिज़म ये एक जिसको अतिरेकियों का काम बोल सकते हैं या अग्रेसिव और करप्ट मैनिफेस्टिंग फैसिज्म भी कहा जाता है उसको। एक्सट्रीमली करप्ट कहा गया है उसको, जो यहाँ से निकल के आया है कि नाज़ीवाद में क्या किया था हिटलर ने कि ज्यूज़ वंश के रेस के लोग जो थे, ज्यूज़ ख़ानदान के लोगों को, मतलब पूरे ज्यूज़ लोगों को उसने ख़त्म कर दिया था। तो ऐसा इंसान वायलेंस जिसके पास बहुत ज़्यादा था, जो सिर्फ मार के और खून खराबा करके ही सब चीज़ें कर रहा था, जिस पे हम लोग बोलते हैं ना कि जिस तरीके से फसाद हो गया, फसाद करके अपनी कोई भी चीज़ या अपना हक छीन के लेना है, मार के, और सामने वाले को मारना है झगड़े करके, अगर नहीं देता है तो उसको मार डाल के उसका सब चीज़ें छीन लेना है। तो ये चीज़ों को हम नाज़ीवाद या नाज़िज़म कह सकते हैं, जिसमें देखा गया कि एक अतिरेकी के जैसा या एक जिसको हम लोग बोलेंगे एक अलग ही खून खराबा करने वाला, क्राइम करने वाला इंसान जो होता है, उसकी जो क्वालिटीज़ रहेंगी वो इसमें बताई गई है। तो फैसिज्म और नाज़िज़म में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ आपने समझ लिए होंगे ये क्या होता है। तो आपको एग्ज़ाम में इसके बारे में बता सकते हैं।
अभी आज के लिए तो हिटलर के बारे में और थोड़ा सा है पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको। अभी ये टॉपिक में सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसा ख़त्म हुआ, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हिटलर कैसा ख़त्म हुआ। इन्होंने नाज़िज़्म शुरू किया था 1939 में स्टेलिन के साथ। उन्होंने एक नया अपना प्रॉमिसेस किए थे, जिसमें उन्होंने वो तोड़ के उनका जो पूरा जो करार था, या उन्होंने एक नई चीज़ सबके सामने लाए थे इंटायर जापान में नहीं, उनके हिटलर ने स्टैलिन के साथ नई चीज़ें बताई थी या प्रॉमिसेस की थी, जो उनके पास ऑलरेडी उन्होंने बनाई थी वो चीज़ें। तो वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने इनकी बातें नहीं सुनी, और उसके बाद इन्होंने इनके साथ नॉन एग्रेसिव पैक्ट किया था, जिसमें स्टैलिन ने अटैक करके सोवियत रशिया अपने अंडर में कर लिया था। फिर ये नाजी जो थे, इन्होंने उनका स्टैलिनग्राड के ऊपर आगे चले गए। फिर जो रशिया में जो सोल्जर्स थे वो पीछे हटने शुरू हो गए थे। नवंबर 1943 में स्टैलिनग्राड यहाँ पे 3 लाख जर्मन जो थे, ये 3 लाख जो जर्मन नाजी थे, उनके सोल्जर थे, सोवियत रशिया के अंडर में आ गए थे। ये वहाँ पे फंस गए थे। कब? 1943 में ये 3 लाख जो सोल्जर थे, ये इनके नाजी आर्मी जो है इनके अंडर में आके, स्टैलिनग्राड के अंडर में आके वहाँ पे ये फंस गए थे। फिर मार्शल जॉर्जी जो था, ज़ुकोव, तो इसने, ये लीडर था उसका, इसने फिर सोवियत रशिया ने, ये सोवियत रशिया का था, इसने जर्मनी पे जो सोल्जर्स थे उनको वहाँ पे हरा दिया। फिर उसके जो फ्रेंड्स स्टेट थे, जिनके साथ उनकी फ्रेंडशिप थी, वो स्टेट भी आए, उन्होंने उनको मदद की। बर्लिन को उन्होंने उसमें गिरा दिया। उसके बाद हिटलर ने जो है एक अंडरग्राउंड होके सुसाइड कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, नाजीवाद ख़त्म हो गया। उसके बाद, उसके पहले ही इटली का जो मुसोलिनी था उसको भी उन्होंने मार डाले थे। किसने? सोवियत रशिया ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। फिर उत्तर अफ्रीका में भी जर्मनी को उन्होंने वॉर करके उनको भी वहाँ पे ख़त्म कर दिया था। वहाँ के सोल्जर्स इनके अंडर में आ गए थे। उसके बाद जापान और जर्मनी में वॉर शुरू हो गया। जापान और जर्मनी का वॉर अब कैसा था देखेंगे। 1941 में जापान में पर्ल हार्बर पे ऊपर उन्होंने बम हमला किया, जिसमें अमेरिका का जो सोल्जर्स थे, जो समंदर में थे, समंदर में जो सोल्जर है वो कुछ काम नहीं कर सके, और उन्होंने अमेरिका के उसके बाद अमेरिका ने जापान के अपोज में अपनी लड़ाई करना शुरू की, उसके ऊपर हमला किया। इस तरीके से बहुत बड़ा एक जो वॉर है वो शुरू हुआ था। उसके आगे फिलीपाइंस, ये वॉर जर्मन और जापान का था। हाँ, 1941 का जो वॉर था वो जर्मनी और जापान का था। उसमें फिलीपाइंस, म्यांमार, मलाया, सिंगापुर, ये देश जो थे वो जापान ने जीत लिए थे। वैसे, और उसके साथ साथ आसाम, आराकान, इम्फाल, ये जो शहर थे, ये जगह जो थे, उसके ऊपर भी जापान ने उसको अपने अंडर में ले लिया था। वही टाइम पे इंग्लैंड जो है जापान को अपोज कर रहा था वो टाइम पे। इंग्लैंड जो है जापान को अपोज कर रहा था, और अमेरिका ने जापान के अंडर में जो फिलीपाइंस था वो वापस लिया, और उसने देखा कि जापान अपने कंट्रोल में नहीं आ रहा है, अपने ग्रैप में नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद अमेरिका ने बहुत बड़ा फैसला लेके जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर बम डाला हिरोशिमा शहर पे। हम लोग उसकी स्टोरी आज भी सुनते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे उन्होंने अणु बम, जिसको न्यूक्लियर बम था, वो डाल दिया, और उन लोगों को अपने अंडर में लेने की कोशिश करने लगे। आखिर में वो लोग सरेंडर हो गए 15 अगस्त 1945 में।
जापान में सरेंडर कर लिया और ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ये ख़त्म हुआ। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं तो सिर्फ हिरोशिमा और नागासाकी को हुआ। वहाँ पे जो न्यूक्लियर हमला किया था, न्यूक्लियर बम डाला गया था, जिसमें आज तक भी जो एटम बम डाला गया था वहाँ पे आज तक भी कहा जाता है कि वहाँ पे जो बच्चे नए बच्चे बॉर्न होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बीमारी लेके आते हैं या अपंग पैदा होते हैं, ये आज भी वहाँ पे कहा जाता है। तो इस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो अपना भी टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ कौन से जापान ने कौन से शहर अपने अंडर में लिए, किस चीज़ की लड़ाई कौन से स्टेट के साथ हुई वो आपको लिखना है और वो याद रखना है। ये था हमारा पार्ट 2। इंशाल्लाह हम पार्ट 3 कल पढ़ेंगे। तो अभी हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।